हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी में हम लोगों ने फैमिलीज देख ली थी और उनमें से अब द सीड एंड द फ्रूट, इनके बारे में अगर कोई पूछे कि सीड किसको कहते हैं, फ्रूट क्या होता है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीड। तो कोई पूछे व्हाट इज सीड, तो सबसे पहले हम कहेंगे फर्टिलाइज्ड राइपन्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। हमको मालूम है सीड का फॉर्मेशन तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में होता है, लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन केवल और केवल एंजियोस्पर्म में होता है। उसके पीछे कारण है कि फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है और ओवरी सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलती है और ओव्यूल्स दोनों में मिलते हैं, इसलिए सीड का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में होता है, लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा द सीड। सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई, फर्टिलाइज्ड राइपन्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। कहने का मतलब ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइज्ड राइपन्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। फर्टिलाइज्ड राइपन्ड ओव्यूल को ही सीड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ सीड की जब बात होती है, पार्ट्स ऑफ सीड कि सीड में क्या क्या चीजें होती है, तो एक तो सीड कोट होता है, एक सीड में एम्ब्रियो होता है, और अगर प्रेजेंट होता है तो एंडोस्पर्म में भी प्रेजेंट। ये किसी सीड में पार्ट्स हो सकते हैं। सीड कोट 2 लेयर्स में मिलते हैं, जिसमें आउटर सीड कोट को हम टेस्टा कहते हैं और इनर सीड कोट को टेगमेन कहते हैं। टेस्टा और एक टेगमेन, याद करो ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट्स होती है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा बन जाता है और इनर इंटेगुमेंट से आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेगमेन बन जाता है। इसी तरह जो जाइगोट होता है वो जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। लेकिन जब मैं इस एम्ब्रियो की बात करता हूं तो एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें होती है, देखो एम्ब्रियो में रेडिकल होता है, एम्ब्रियो में प्लूम्यूल होता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और इसमें एक कोटिलेडन्स होते हैं। ये एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं। कोटिलेडन्स का नंबर 1 और 2 हो सकता है। मालूम आप लोगों को कि अगर एक कोटिलेडन है तो उसको हम मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं, मोनोकोटिलेडन्स, और मोनोकोटिलेडन्स को शॉर्ट में मोनोकोट्स कहते हैं। और जिसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं उसे हम डाइकोटिलेडन्स कहते हैं, और डाइकोटिलेडन्स को ही हम डाइकोट्स के नाम से जानते हैं। ये चीज सबको मालूम। अगर मैं किसी एक कॉमन सीड का डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊं, कि ये जैसे मैं कहूं कि ये आउटर सीड कोट ऐसा है, ये अपने पास इनर सीड कोट टेगमेन है, अंदर ये एम्ब्रियो है। इसके अराउंड ये एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी। इस एम्ब्रियो में ये जो पार्ट देख रहे हैं हम लोग, जिसमें फ्लैसी
फूड स्टोर रखता है ये पार्ट, ये कोटिलिडन्स है। इनका नंबर 2 डाइकोट्स में और एक मोनोकोट्स में। दोनों कोटिलिडन्स जहां मिलते हैं, यहां पे जो सेल्स होती है ये सेल्स प्लूम्यूल बनाती है, इसलिए इनको प्लूम्यूल सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है यहां पे, ये जो सेल्स है ये रेडिकल बनाती है, इसलिए इनको रेडिकल सेल्स के नाम से जानते हैं। और प्लूम्यूल सेल से लेके रेडिकल सेल तक के इस पार्ट को, ये देखो, ये जो एक्सिस है जिसके एक एंड पे रेडिकल है और दूसरे एंड पे प्लूम्यूल है, इस एक्सिस को नाम देते हैं हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम ही टिगेलम है। टिगेलम, ये भी ध्यान रखना। ये किसी भी एक सीड की स्ट्रक्चर हो गई, और ये सारे पार्ट अब आप लोग यहां से देख लो, भले सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई कि कहां पे क्या है। जब हम इस सीड को जर्मिनेट करते हैं, सीड का जब जर्मिनेशन देखते हैं, तो इसी सीड से आप ये चीज भी देखते हो, जब जर्मिनेट करते हैं तो ये जो एम्ब्रियो है ये रहा, इससे सबसे पहले जो रेडिकल सेल्स थी उससे रेडिकल निकलता है। उसके बाद ये जो प्लूम्यूल सेल्स हैं इससे प्लूम्यूल निकलता है। तो इसको नाम देते हैं हम रेडिकल, और इसको नाम देते हैं हम प्लूम्यूल। तो ये है रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट बनती है और इस प्लूम्यूल से शूट बनता है। ये चीज अपने को मालूम है। रेडिकल के इस पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं और प्लूम्यूल के इस पार्ट को एपिकोटाइल कहते हैं। डाइकोट्स में मोस्टली आप लोग देखते हो एंडोस्पर्म नहीं होता है, मोस्टली एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसलिए इनको हम नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं, जिसमें सारी पल्सिज आ जाए, चाहे ग्रैम उसमें आ जाए, चाहे बीन उसमें आ जाए, चाहे पी उसमें आ जाए, ये सब के सब पल्सिज हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन जब हम लोग मोनोकोट्स की बात करते हैं, मोनोकोट्स मोस्टली एंडोस्पर्म होता है, इसलिए उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड्स के नाम से जानते हैं। चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो मेज हो, ज्यादातर ये जो सीरियल्स हैं उन सब में एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं। इस तरह से एक कॉमन स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीड की देख ली है। लेकिन अगर मैं किसी डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर देखूं, डाइकोट सीड, और उसमें भी जैसे आप लोगों के दे रखा होगा कि ग्रैम की मैं स्ट्रक्चर देखूं, तो उस ग्रैम में देखो इस तरह का ये खास इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखने की है वो ये है, यहां पे ये वो पार्ट है जिसको हम हाइलम कहते हैं। बहुत अच्छे से जानते हो आप, जब किसी ओवरी का टीएस काटते हैं तो उस टीएस काटने से अपने को इस तरह की जैसे स्ट्रक्चर दिखती है, और ये प्लेसेंटा है, ये रहा, और इस प्लेसेंटा से ओव्यूल्स, ये देखो जैसे मैं ये ओव्यूल बना रहा हूं, ये ओव्यूल का स्टॉक है जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं,
और ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल पे, ये देखो, ये जहां जुड़ता है उसको हाइलम कहते हैं, और ये इस फ्रूट वॉल से अपना नरिशमेंट, फूड एब्जॉर्ब करता है। बाद में इसको हम फ्यूनिकल से ही स्टॉक ऑफ सीड बन जाता है। कहने का मतलब सीड का स्टॉक जहां अटैच रहता है सीड से, उसको हाइलम कहते हैं। और उस हाइलम के अपर साइड की तरफ एक ओपनिंग होती है, जो ओव्यूल की इंटेगमेंट्स जहां पे नहीं होती है, वो ओपनिंग, ये देखो, जैसे ये ओपनिंग, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल, जहां से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो ये हाइलम हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गई, ये अपने को मालूम ही है सीड कॉट टेस्टा टेगमेन है। अगर मैं इसको जर्मिनेट करते हुए अगर आप लोगों को दिखाता हूं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, ये अपने पास रेडिकल, ये प्लूम्यूल, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये अपने को कोटिलिडन्स। इस तरह की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने को रेडिकल प्लूम्यूल यहां पे भले ही नहीं दिख रहे हो, मैंने वहां पे भी आपको रेडिकल प्लूम्यूल सेल्स बताई, उससे रेडिकल बनता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, प्लूम्यूल से शूट, जिसमें स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस सब आ गई, उसका फॉर्मेशन होता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं आपको कोई मोनोकोट सीड की बात करूं, मोनोकोट सीड, और मोनोकोट सीड में भी जैसे हम मेज की बात करें, देखो पहले तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मेज को देखें। ये तो अपने पास फ्रूट वॉल, ये जैसे सीड पॉट, और ये पूरा पार्ट जो अपने को दिखेगा, ये देखो, ये पूरा पार्ट एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो, ये जो दिख रहा है ये एम्ब्रियो सैक है। ये पूरी स्ट्रक्चर एक मेज की, जैसे हमने एलएस काट दिया हो उस मेज का, लेकिन माइक्रोस्कोपिक अगर मैं इसकी स्टडी करूंगा तो वो ऐसा दिखेगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये आउटर मोस्ट, जैसा आप समझते हैं, पेरिकार्प, और पेरिकार्प का मतलब फ्रूट वॉल है। खासियत है इसमें, फ्रूट वॉल कंप्लीटली फ्यूज्ड रहती है सीड कोट के साथ, और ऐसे फ्रूट को कैरियोप्सिस कहते हैं। ये देखो, ये फ्रूट वॉल भी बन गई और सीड कॉट भी बन गया। ये सीड कॉट, कोटिलिडन्स, अब बताऊंगा। पेरिकार्प बन गई, सीड कॉट बन गया, जिसमें टेस्टा टेगमेन दोनों आ गई, फ्रूट वॉल से अटैच्ड होता है, और ऐसे फ्रूट को कैरियोप्सिस कहते हैं। जब फ्रूट की टाइप देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि सीरियल्स के इस फ्रूट को खासकर कैरियोप्सिस कहते हैं।
ये जो पूरा पार्ट आप लोगों को इतना बड़ा मेजर पार्ट दिख रहा है, जो फूड ये देखो स्टोर करके रखता है, ये पूरा एंडोस्पर्म है। मेज में ये मेजर पार्ट एंडोस्पर्म है, ये देखो दैट होल पार्ट इज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की प्रोटीन रिच कवरिंग को हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये जो मैं बना रहा हूं ये एल्यूरोन लेयर है, ये देखो ये प्रोटीन रिच लेयर है और इस एंडोस्पर्म की कवरिंग है ये, और इस कवरिंग को नाम देते हैं हम लोग एल्यूरोन लेयर। जब एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड है तो ये एल्यूरोन लेयर भी याद रखना, इसकी प्लोइडी भी ट्रिप्लोइड है, लेकिन एंडोस्पर्म भले ही स्टार्ची हो, ये जो लेयर है इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग प्रोटीन रिच लेयर है। तो ये अपने पास एंडोस्पर्म है, ये अपने पास एंडोस्पर्म है, और ये इसकी लेयर एल्यूरोन लेयर है जो प्रोटीन रिच है। इसके बाद इतना सा पार्ट बच गया, ये इसमें पूरा ये एम्ब्रियो है पूरा इसमें। और इस पूरे एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ध्यान देना, देखो इसमें ये जो एम्ब्रियो का मेजर पार्ट ये एक सिंगल कोटिलेडन है, ये देखो दैट इज द सिंगल कोटिलेडन। और इस सिंगल कोटिलेडन को नाम देते हैं स्कूटेलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है स्कूटेलम। इट इज कोटिलेडन, इसमें भी फूड स्टोर रहता है, लेकिन एंडोस्पर्मिक शीट में मैक्सिमम एंडोस्पर्मिक फूड स्टोर रहता है। और ये अपने पास प्लूम्यूल, सॉरी नीचे की तरफ ध्यान रखना, ये रेडिकल, और रेडिकल की ये कवरिंग, ये सीथ है रेडिकल की, जिसको हम कोलियोराइजा कहते हैं। इसी तरह अपर साइड ये अपने पास प्लूम्यूल है, और इस प्लूम्यूल की सीथ को हम कोलियोक्टाइल कहते हैं। ये खासियत है मोनोकोट्स में, यहां पे कहीं आप लोगों को कोलियोराइजा या कोलियोक्टाइल नहीं मिलेगा। मोनोकोट्स के रेडिकल की कवरिंग सीथिंग पार्ट को कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल का जो सीथिंग पार्ट है उसको हम कोलियोक्टाइल कहते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गई पूरी अपने पास मेज की। तो देखो इसमें पेरिकार्प याद रखा, कंप्लीटली फ्यूज्ड विद सीड कोट, इसलिए कैरियोप्सिस बोला। एंडोस्पर्म की लेयर को एल्यूरोन लेयर बोला, और कोलियोक्टाइल प्लूम्यूल रेडिकल कोलियोराइजा हमने याद रख लिया। ये इसकी एलस मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये ग्रैम की एक मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और ये सीड जर्मिनेट होते हुए कैसे कोटिलेडन्स अपने को दिखते हैं वो स्ट्रक्चर अपने सामने है। तो इस तरह से डाइकोट्स और मोनोकोट्स की सीड की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ली है। डिटेल से अगर आप लोगों को देखना हो कि एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल, मैंने नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल देख लिए, लेकिन जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो दोनों कोटिलेडन्स अगर बाहर आ जाते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, एपीजियल सीड जर्मिनेशन कहलाता है। और अगर वो अंदर ही रहते हैं तो उसको हम हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन कहते हैं। इस तरह से सीड जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं सीड की, एपीजियल एंड हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। इसी तरह एंडोस्पर्म के बेस पे भी दो टाइप हैं, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को ही हम और क्या नाम देते हैं, एल्बुमिनस सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को ही एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। इस तरह से हमने सीड की, डाइकोट्स की, मोनोकोट्स की स्ट्रक्चर देखी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ये सीड हमने देखा था, ये अगर ड्राई फॉर्म में है, ड्राई सीड है, तो इसके अंदर वाटर कंटेंट से लेस देन 15% वाटर कंटेंट्स होते हैं, तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। जब हम वाटरिंग करेंगे तब ये जर्मिनेट होगा। जब 80 to 90% वाटर हो जाता है तो उसके अंदर एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, और इस कोटिलेडन्स में जो फूड स्टोर है उसका ब्रेकडाउन करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं, ध्यान रखना है। और इस रेडिकल का मोर इलोंगेशन हो जाए, कहने का मतलब रेडिकल का पार्ट ज्यादा इलोंगेट हो जाए, तो ये कोटिलेडन्स बाहर आ जाते हैं, एपीजियल बनाते हैं। और अगर इस प्लूम्यूल का मोर इलोंगेशन हो जाए नीचे, तो इन दोनों कोटिलेडन्स को नीचे रखता है,
उसको हम हाइपोजियल कहते हैं। तो बिल्कुल उल्टा याद रखना, हाइपोजियल के लिए प्लूम्यूल का मोर इलोंगेशन और एपिजियल के लिए इस रेडिकल का मोर इलोंगेशन उसको एपिजियल बनाता है। इस तरह से एक चीज और इंपॉर्टेंट होगी कि सीड की वायबिलिटी, वायबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट, सीड कब तक जर्मिनेट करने के लिए एबल है। तो कुछ प्लांट्स में तो कुछ महीने तक ही उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे जिनकी ईयर्स 2000 ईयर्स 10,000 ईयर्स तक, जैसे फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा हम लोग देखते खजूर, उसमें 2000 ईयर्स तक भी सीड आर एबल टू जर्मिनेट। लेकिन एक ल्यूपिनस आर्कटिकस एक प्लांट है, ल्यूपिनस के नाम से हम जानते हैं, पेपिलोनेटी का मेंबर है, आर्कटिक रीजन में वो रहता है। 10,000 ईयर्स के बाद भी अगर उसमें जर्मिनेट करना चाहे तो जर्मिनेट कैपेबिलिटी है, तो उसकी वायबिलिटी 10,000 ईयर्स है। तो अलग अलग प्लांट में सीड की वायबिलिटी भी अलग अलग होती है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस को स्टेन करके उसकी वायबिलिटी भी पता कर सकते हैं। इस तरह से सीड की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ली, टाइप्स देख ली, और सीड के डिफरेंट पार्ट्स को देख लिया, सीड जर्मिनेशन देख लिया, और एंडोस्पर्म एंड नॉन एंडोस्पर्मिक के बेस पे भी उनके टाइप्स देख ली। नेक्स्ट टर्म पे हम फ्रूट्स देखेंगे। थैंक यू।